जेपी नड्डा की चर्चा के पहले दो टुकड़ों में मेरे सवाल है आपके लिए। पहला सवाल दरअसल ये है, वही पहले मैं रख रहा हूं, कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में बीजेपी के एक नेता ने मुझे दबी जुबान में कुछ दिनों पहले बताया था, तकरीबन 2-3 महीने पहले, कि भाजपा में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को संभाल पाने में ये लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी के साथ क्या वो अलग कहानी है। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू, ये तीन ऐसे अध्यक्ष हैं, एक को उपराष्ट्रपति तो बनाया गया, उनसे आगे ले जाने की जहमत नहीं उठाई गई। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के साथ क्या है वो कहने की जरूरत नहीं है, कि सरकार में और किस तरह से उनका रोल है और किस तरह से मोदी शाह के साथ उनके इक्वेशन है। क्या जेपी नड्डा को अध्यक्ष पद से इस वजह से तो मुक्त नहीं किया जा रहा कि एक और पूर्व अध्यक्ष को कैबिनेट में रखने का मतलब होगा कि केंद्र पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड में एक नए तरह के इक्वेशन का निर्माण करना जो संभवतः नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाए। आप म्यूट हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है ये कारण, क्योंकि मैं थोड़ा कल राजनाथ सिंह जी को जितना सम्मान दिया जा रहा था, मैं उससे भी अचंभित हूँ। भाई, राजनाथ सिंह मेरे गृह प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते अगला हैं। सवाल भी यही था आपसे दरअसल, इसके बाद का। मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरे उत्तर प्रदेश से आते हैं, ठीक आदमी हैं, बेचारे वेट कर रहे हैं कि किसी दिन तो शायद वो दिन, वो कभी तो आएगी, वो उस सुबह का वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कल उनको जितनी इज्जत दी जा रही थी, मुझे जब ज्यादा इज्जत कोई देता है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं खटका होने लगता है। बाकी बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन खटका इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि राजनाथ सिंह जी की देखिए बहुत सी चीजें हैं जो शायद इस कार्यक्रम में इस समय कहना नहीं, क्योंकि आप बात कहीं चर्चा और कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेटिंग गेम। उनको क्यों इतना, उनको अब वो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। राजनाथ सिंह का योगी जी से को साधना है, तो राजनाथ सिंह जी को उधर साधना, वो एक जात से आते हैं, एक जगह से आते हैं, वो एक अलग अलग उसकी परतें अलग ना। मैं ज्यादा बड़ी बात कह दूं, मैं दो नामों को बताऊं जो मुझे लगता है, जो सुनील जी ने कहा देवेंद्र फडणवीस, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र में उस सरकार को गिराना और फिर सरकार बनाने में सिंगल हैंडेडली देवेंद्र फडणवीस का ये था, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यही चीज वहां पे एक दिक्कत देवेंद्र फडणवीस की होती है कि जो व्यक्ति, एक समय ये था कि भाई मैं नहीं बनूंगा, लेकिन जब अमित शाह ने कहा कि नहीं बनो, तो बनना पड़ा। आप ये बताइए, अगर अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति से अलग हो जाते हैं, जहां पे 48 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य, और जहां पे 48 सीट और स्टेयरिंग ऑन देम की, उस 48 में वो 8 सीट भी रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, अगर ये तीनों लोग एक साथ लड़ रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा आज उनके लिए समस्या है। 19 शिवसेना, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22-23 शायद बीजेपी, ये 42 सीट्स का इज स्टेयरिंग ऑन देम। और उससे दिक्कत क्या है कि अगर आप देवेंद्र फडणवीस को हटा देंगे, तो क्या नितिन गडकरी को आप ताकत देंगे? उनको आप ताकत कभी देंगे नहीं, क्योंकि नितिन गडकरी को ताकत देने का मतलब वो लॉन्ग टर्म आपको कहीं इफेक्ट कर सकता है। नितिन गडकरी वो व्यक्ति है कि अगर आपकी सीटें 200 के आसपास आई या 210 के आसपास आई, तो बाकी अगर कोई आपको समर्थन देगा तो हो सकता है क्या दे कि नहीं, हम तो भाई नितिन गडकरी के उस पर दे सकते हैं, हम किसी पे नहीं, तो इसलिए उनको किनारे रखना है। नितिन गडकरी हाथ में नहीं देंगे तो महाराष्ट्र आप किसके सुपुर्द करेंगे? अगर आप देवेंद्र फडणवीस साहब को ले आते हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात सुनील की, वो ठीक है, वो पैसा कौड़ी भी ला सकते हैं भाई उनके, क्योंकि बॉम्बे क्लब के हैं, बॉम्बे के में हैं, तो पैसा कौड़ी, सेठ साहूकार इनको जानते हैं, आरबीआई ये सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। पर दिक्कत फिर वहां पे वही है कि उसका वहां महाराष्ट्र को हैंडल कौन करेगा? आज उनके पास महाराष्ट्र हैंडल करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। चुनाव सिर पे खड़ा हुआ है, 2024, तो इसलिए मैं उनको रूल आउट करता हूं। एक नाम इसमें कहीं कि कोई एक सज्जन कह रहे थे, मैं उनके बारे में इसलिए बता दूं, वो एक सीआर पाटिल का नाम कह रहे थे। सीआर पाटिल को इसलिए, सीआर पाटिल का बैकग्राउंड जरा जाके कोई चेक कर ले, जो व्यक्ति सबसे लंबी एफिडेविट उनकी थी 2014 के लोकसभा चुनाव में, इंडियन एक्सप्रेस ने निकाला था। एफिडेविट तो मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छी एफिडेविट, अमित शाह साहब से अच्छी एफिडेविट तो किसी की नहीं थी। क्योंकि देखिए, आप एक चीज समझिए, जब आप जेल में अगर कभी गए हो, तो वहां हायरकी आपकी दफाओं से तय होती है, ये हरदम ध्यान रखिए। बतौर विजिटर में गया हूं, बतौर विजिटर में तो अगर आप बतौर विजिटर गए हैं, तो 302, 307 वाले थोड़ा ऊपर रखे जाते हैं। ये सब चोर गिराकट, दारू सप्लाई में पकड़े गए, दारू का इधर उधर ठेका किए, वो पकड़े, ये सब की बहुत लो प्रायोरिटी के लोग हैं भाई, इनकी वो नहीं।
अच्छा, पिटाई सबसे ज्यादा बलात्कारियों की होती है, जो रेप फेप के चक्कर में जाते हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। मैं ये जी। बात इसलिए कह रहा हूँ कि उस हायरार्की में भी वो नहीं आते हैं, सीआर पाटिल साहब की भाई हुँ, अब कुछ नाम नहीं लेने चाहिए, दादा हैं, अंदर हैं जब तो पूरी चलती है अपनी, वो सब नहीं आते हैं। हुँ, सीआर पाटिल इज़ रूल्ड आउट, क्योंकि सीआर पाटिल की फिर पूरे देश के सामने पोल खुल जाएगी ना, कि भाई साहब क्या जी। थे? ये जब कांस्टेबल थे और ये किस तरह से दारू के उसमें ये जेल गए, फिर किस तरह से इन्होंने पैसे का वो किया, उसमें जेल गए, ये सब हुँ, जेल गए हुए लोग हैं भाई। खैर, हुँ, तो ये जो नाम है, वो नहीं आ रहे हैं। मैं सैयद कासिम साहब की बात से हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं भी उनको कोई ज्ञान आता है या उनको कुछ लगता है कि नहीं इसको हटाना ही हटाना है, तो वो किसी हुँ, छोटी स्टेट से लाएँगे। वो किसी बड़ी स्टेट से किसी व्यक्ति को मुझे नहीं लगता है कि लाएँगे। वो किसी छोटी स्टेट के किसी उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं इस समय, वो कहीं से भी ला सकते हैं। वो तो एक चीज़ हो सकती है। लेकिन जो आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि नड्डा जी को जब इस साल एक्सटेंशन दिया गया था, तो उसमें जी, बिल्कुल साफ-साफ है कि 2024 के इलेक्शन तक जी। उनका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था फॉर एक्सटेंशन ऑफ दिस हुँ, वो 2024 के इलेक्शन तक था। तो हुँ, अब आप वो भले ही वहाँ पे कोई मानता नहीं हो इसको कि ये भाई जो लिख दिया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तो होगा ना कि 2024 इलेक्शन के मद्देनज़र कुछ तो कहना होगा दुनिया के सामने। अ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक ध्यान रखिएगा, एक ध्यान हरदम जी, रखिएगा कि हिमाचल में मैं अभी भी ये मानता हूँ कि कांग्रेस नहीं हुँ, जीती। कांग्रेस ने हासिल हुँ, नहीं की है। जनता जी, ने वहाँ ज़बरदस्ती ड ड मतलब पीछे पड़ के उनको जिता दिया है। जी, इट इज़ नॉट अ विक्ट्री वन बाय कांग्रेस। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल ईमानदारी से जो हुँ, मेरी समझ है जितनी पॉलिटिकल, कांग्रेस की वो विक्ट्री नहीं है जिसमें कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद और आतिशबाजी करे और वो करे या होली हुँ, मनाए। कांग्रेस नहीं, वो जनता ने जिसको कहते हैं ना जबरदस्ती वो इनको हटाने के लिए, बीजेपी हुँ, को हटाने के लिए कांग्रेस की वो हासिल की हुई जीत नहीं, कांग्रेस ने वो जीत हासिल नहीं की। जनता जीत गई है, जनता क्योंकि परेशान हो गई थी, जनता के पास अलग-अलग वो थे। आपको एक चीज़ सुन के ताज्जुब होगी, आउट ऑफ रेफरेंस है लेकिन मैं उस कैरेक्टर की बात कह दूँ, जी, ये सुन के ताज्जुब की बात है। कल जब वहाँ चार्टर प्लेन गया कि यहाँ चार्टर प्लेन आ रहा है और सबको उठा के ले चलो यहाँ से, तो जी, वहाँ के लेजिस्लेटर्स ने कहा कि एक आदमी भी यहाँ बिकेगा नहीं, हमारा कैरेक्टर ये नहीं है जी, बिकने। हम और आप जिस हुँ, जगह के आते हैं, वहाँ ये सब होता है। जी, हम और आप जिस जगह से आते हैं, तो हिमाचल में ये कांग्रेस के सारे उन लोगों ने कहा है कि हमारे यहाँ कोई नहीं बिकेगा। आप हुँ, निश्चिंत रहिए, कहीं चार्टर-फार्टर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, चार्टर की गहराई तो तैयारी हो गया था, ये हम और आप सब सुन रहे थे। जी, हरियाणा ले जाने की बात थी। ठीक है, एक। दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आज जब वहाँ पे वो गए हैं अपने हुड्डा साहब और ये सब लोग जब हुँ, गए हैं वो बात करने, तो जनता ने उनको रोक लिया है। जनता ने कहा कि देखिए आप ऊपर से नहीं, आप यहाँ चुनाव कराइए। ये लोग जो हुँ, लेजिस्लेचर वो लोग आए हैं, इनको जनता कह रही है वहाँ की। हुँ, तो हिमाचल छोटा राज्य है, ये भी समझ लीजिए कि चीज़ें भई वहाँ टोटल 55 ही लाख वोटर्स हैं ना। एक जी, एक एक सीट पे 80-80 हज़ार के आस-पास हैं। अ, हुँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ हर एक व्यक्ति, हर एक नेता को बिल्कुल ठीक से जानता है हुँ, और वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। इन लोगों ने देखिए नड्डा जी की दिक्कत क्या है, वो अगर आपको याद हो, वो जो प्रधानमंत्री जी के साथ बात हो रही थी, इन लोग बहुत एरोगेंट थे। इन लोग जिस तरह से अपनी जी, कंस्टिट्यूएंसी में बिहेव करते थे इसलिए हार गए हैं। अगर ये ठीक हुँ, से बिहेव किए होते बिल्कुल नहीं हारते। हुँ, भाई आदमी को क्या होता है, दिल्ली आप जाइए तो हमारे कहीं एम्स की वो एप्लीकेशन पर्ची लिख दीजिए। हिमाचल जी, वालों को नहीं, हम लोग वालों को एक रेलवे का रिजर्वेशन का, ये लोग सीधे मुँह बात ही नहीं करते थे। तो आज उन लोगों ने हुँ, औकात दिखा दी आपकी। तो ले दे के मुझे ये लग रहा है एंड ऑफ द डे कि इनको नहीं, अब अगर कहीं एक आता और वो बनेंगे नहीं, ये पहले भी हो चुका है कि पहले भी एक बार राजनाथ सिंह के गले में डालने की कोशिश की गई थी कि जी। बन जाओ प्रेसिडेंट। तो अब राजनाथ सिंह जी प्रेसिडेंट तो नहीं बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, आनंदवर्धन जी, 2 चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। एक, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस पार्टी में एक अध्यक्ष का एक ओहदा है। सीताराम केसरी जैसे लोग भी उस पर बैठ के ताकतवर हो जाते हैं, नरसिम्हा राव को ही हटा देते हैं वो लोग, संसदीय दल से। वहाँ पर को अध्यक्ष की ताकत काफ़ी ज़्यादा दिखती है, या सीपीएम के स्ट्रक्चर में देखें तो जो जनरल सेक्रेटरी चाहे हरकिशन सिंह सुरजीत रहे या प्रकाश करात रहे, काफ़ी ताकतवर दिखते हैं। बीजेपी जब पावर में होती है, अब जब बड़े कद के नेता वहाँ अध्यक्ष पद पर नहीं होते हैं, आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग, या कुशाभाऊ ठाकरे जैसे लोग, तो देखा जाता है कि अध्यक्ष की भूमिका बहुत बड़ी नहीं दिखती है, क्योंकि वहाँ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें संगठन मंत्री कोई और अपॉइंट करता है,
और वो संगठन मंत्री बीजेपी के कार्यकर्ताओं से जब बात होती है ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे सबसे बड़े कार्यकर्ताओं के नेता वो अध्यक्ष से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे वो रामलाल रहे हो, कभी संजय जोशी रहे हो, संजय जोशी के यहाँ जो मेला लगता था एक दौर में लोग बताते हैं, या अभी बीएल संतोष हो, या कोषाध्यक्ष जो होता है वो कोषाध्यक्ष भी अध्यक्ष के प्रति बहुत ज्यादा उसकी लॉयल्टी दिखती नहीं है। उस स्ट्रक्चर में नड्डा जी रहे, नड्डा जी जाए, नड्डा जी के भरोसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी यदि छोड़ना चाहते हैं भाजपा को, तो क्या माना जाए कि वो लोग सरकार पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इसलिए उन्हें एक मजबूत आदमी चाहिए, या सरकार को छोड़कर संगठन पर पूरा फोकस अमित शाह का है इसलिए नड्डा जी बनाए रखना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल अमित शाह का पूरा फोकस पार्टी पे है, तो इसलिए मतलब उनको हम्म, उनको एक कोई आदमी चाहिए कि जो भी लिख के आ रहा है उसपे दस्तखत करो, आगे जाओ, पूछने की हिम्मत भी मत करना कि ये दूसरी कॉपी में क्या है, तीसरी कॉपी में क्या है, दस्तखत करिए और वो छोड़िए। यू डोंट आस्क क्वेश्चंस। हम्म, मतलब हम्म, इसमें आपको कहीं लग रहा है कि इसमें इसमें गुंजाइश है क्वेश्चन पूछने की? किसी की भी नहीं, हम्म, चाहे ये हो चाहे कोई हो। हम्म, और और अगर किसी आप बात कर रहे हैं अध्यक्ष की, मंत्रियों की हालत देख लीजिए, कौन जी। मंत्री बने हुए हैं? मैं एक आप छोटा मंत्री की उदाहरण बात कर रहे हैं, मुझे एक दिन मैं एक बड़े पत्रकार ने बताया, जी, दिल्ली में एक बड़े टीवी चैनल में काम करने वाले पत्रकार ने, कि काफी अच्छी मित्रता है उनसे, उन्होंने बताया कि पिछले साल जो कैबिनेट रिसफल हुआ था, आपको याद होगा, 27 लोग या 28 लोग बनाए गए थे, दो वरिष्ठ मंत्रियों को, एक रविशंकर प्रसाद, एक प्रकाश जावड़ेकर का नाम उन्होंने लिया था कि सुबह 6 बजे बीजेपी के, अब चूंकि नड्डा जी का प्रसंग है मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन बता देते हैं, दर्शक समझ जाएंगे, बीजेपी के आला कमान के में एक बड़े नेता की तरफ से इन दोनों को फोन गया 6 बजे सुबह कि आपको इस्तीफा देना है। 15 मिनट बाद फोन जाता है उन्हीं का कि आपने अब तक इस्तीफा नहीं भेजा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पर बैठे लोगों की अहमियत यही है कि जो टॉप पे बैठे हुए सत्ता में लोग हैं उनके आदेशपाल की भूमिका निभाए? मैं इसको इसलिए कहूँ, आप शीर्ष केवल भारतीय जनता पार्टी मत कहिए, सरकार की भी हालत वही हो गई है, क्योंकि सरकार भी बीजेपी की है। हम्म, मैं एक इंसिडेंट छोटा सा हम्म, करके, क्योंकि मैं आपके यहाँ इसको पहले बोल चुका हूँ, आज याद दिलाने के जी, लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप ही ने एक जी, चर्चा की थी G20 में, जब मोदी जी की फोटो उन्होंने नहीं लगाई थी, आप ही उसको एंकर कर रहे थे, हम्म, याद आया? जी, आपने कहा था कि जब जी, 20 में से 16 की उन्होंने फोटो दिखाई, हमारे प्रधानमंत्री की नहीं दिखाई। हम्म, G20 के आप यू वर दी नेक्स्ट प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंटशिप हम्म, लेके आ रहे थे। आपको नहीं वहाँ किया गया था। अगर कोई हम्म, और फॉरेन मिनिस्टर होता, तो इतना हंगामा किया होता उसमें कि वो जी, वहाँ पे ही हंगामा करके आया होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया होता। ये कैसे कर सकते हो भई? हाउ हाउ डेयर हम्म, यू डू दैट? हिम्मत। जी, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि आपने एक एक एक्स आईएफएस को बिठाया हू इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, हू स्पीक्स गुड इंग्लिश, हू स्पीक्स वेरी गुड, हम्म, ये नहीं क्राइटेरिया जी, होता है। आपका फॉरेन मिनिस्टर, आपके अध्यक्ष, ये हेवी वेट्स होने चाहिए। खड़गे जी को अपनी हम्म, कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीतने के लिए राहुल गांधी की जरूरत नहीं है। जी, खड़गे जी को अपनी कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीतने के लिए राहुल गांधी की जरूरत नहीं है, नड्डा जी को जरूरत है। हम्म, मेरा कहना हम्म, सिर्फ यह है कि अगर आप इस पे भारी भरकम, जिसका पॉलिटिकल वेट ना हो, ऐसे लोगों को चाहे जी, पार्टी पद हो और चाहे मंत्री पद हो, बिठाएंगे, तो हम्म, नुकसान उस, अगर वो पार्टी में है तो पार्टी का होगा, अगर कैबिनेट में है तो उस कैबिनेट का होगा और देश का होगा। ये जी। चीजें फार रीचिंग है। अगर लाइट वेट रहेगा वहां तो यही हालत होगी। आनंद वर्धन जी, जहां तक जेपी नड्डा की बात है, जेपी नड्डा के बहाने एक चर्चा और खास करके वो जानना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोग का अनुभव काफी लंबा है। नरेंद्र मोदी की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसमें जेपी नड्डा कहाँ फिट बैठते हैं? क्या जेपी नड्डा के रूप में नरेंद्र मोदी एक टास्क मास्टर चाहते हैं, या जेपी नड्डा को इसलिए बना करके रखा गया है ताकि वहां जो नरेंद्र मोदी के टास्क मास्टर हैं उनके काम में कोई इंटरफेरेंस ना हो? इन दोनों में क्या आपको लगता है? बिल्कुल 100% मोदी जी को जिस तरह का अपना व्यक्ति चाहिए जो उनके काम करे, उसमें 100%, इससे अच्छा तो नड्डा जी से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है, जिसका ना हम्म, अपना कोई भूमिका हो, ना अपने मन में कुछ हो कि मेरे 2 आदमियों को बना दीजिए, उनका 1 आदमी बना दीजिए। जनरली जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके कुछ-कुछ आदमी होते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार चलाए 5 साल, अब वो हम्म, चले गए हैं यहाँ से, उनकी भी चॉइसेस थी। ही हैड हिज लाइक्स, डिसलाइक्स। सैयद कासिम साहब यहाँ बैठे हैं, इनको जो जो यहाँ के संगठन मंत्री जो पूरी तरह से सरकार चलाते थे, उनके अपने हम्म, दोस्त थे, मित्र थे, दुश्मन थे,
अच्छा था, बुरा था, खट्टा था, मीठा था। आपने नड्डा साहब का आज तक एक आदमी सुना कि ये नड्डा साहब का आदमी? एक आदमी। वो चाहे किसी स्टेट प्रेसिडेंट का, आपने एक आदमी का सुना कि भई नड्डा जी ने इनको वो दिया है? मैं आपको कम से कम 10 ऐसे आदमियों के नाम बता सकता हूँ, जो उत्तर प्रदेश में जो विधायक हैं और जो बिल्कुल ठीक से अमित शाह के आदमी हैं। वो जी। मोदी-वोदी जी नहीं है, वो अमित शाह के आदमी हैं। ज़रूरत हम्म। पड़ेगी तो उप अमित शाह कह मुख्यमंत्री देंगे। उत्तर प्रदेश के घोषित रूप से। नहीं, नहीं, जी। दोनों उप मुख्यमंत्री भाई, दोनों, एक क्यों? दोनों उप मंत्री। या तो ये लगे हाथ ये भी बता दीजिए मुख्यमंत्री किसके आदमी है हमारे दर्शकों मुख्यमंत्री के। अपने आदमी, देखिए ये ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री अपने आदमी हैं, एज उनके साथ है। हम्म। अमित शाह साहब चाहे उल्टे भी हो जाएं, सीधे भी हो जाएं, उत्तर प्रदेश में अमित शाह साहब को नहीं घुसने देंगे वो। ये आप याद रखिएगा, शर्मा जी को वो किसके किसके आदमी होके आए थे, वो शर्मा जी को बिठा के रखा, उनको उनकी जगह दिखा के रखी थी। तो उनकी जो जी। अच्छी बातें हैं, उनकी बहुत सी बातें, बुलडोजर चलाना, ये अगर हम उसको अग्री नहीं करते हैं, तो जो अच्छी बातें कम से कम इतना जी। अपना दम रखते हैं कि आनंद ये जी, नहीं 10 होगा। सेकंड में एक बात जोड़ दूं आपकी बात में, 10 सेकंड में सिर्फ। देखिए, जी, ऐसा है अभिषेक जी कि एक करेला होता है नीम चढ़ा। योगी आदित्यनाथ जी ये हैं, एक तो बाबा, ऊपर से क्षत्रिय, करेला नीम चढ़ा, उनको छेड़ने की हैसियत में नहीं, भाजपा वरना कब का खा गई होती। जी। नहीं, मैं और भी कह दूं, वो बाबा ही नहीं है, राम जन्मभूमि की जो बीज पड़ा है, वो उस मठ से पड़ा है, जी। उस मठ से पड़ा है। देखिए, एक चीज आप फिर से समझिए, वो बहुत सी चीजें नहीं कह रहे हैं और मुझे भी बिल्कुल ठीक लगता है कि नहीं कहना चाहिए। आपने वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया 15 लोगों का, आपने इनको रखा, उनको रखा, यहाँ का रखा, वहां का रखा, आपने जो गोरखनाथ मंदिर को आपने कैसे इग्नोर किया? मैं बहुत जी। बेसिक चीजें पूछ रहा हूँ। आप वहां पे जी। बैठ के पूजा कर रहे थे, वहां का मतलब, मैं बिल्कुल इस उसका हूं कि स्टेट को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। स्टेट का काम नहीं है किसी धार्मिक काम में आने। लेकिन अगर जी। स्टेट आ रही थी, तो वहां पे आपने बगल में बिठा के उनसे क्यों नहीं पूजा करवाई? तो ये चीजें नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों का किसी का बस इनके ऊपर चलेगा। स्वतंत्र देव सिंह को नहीं हटा पाए थे ना, आपको भी याद है, मुझे भी याद। स्वतंत्र देव जी। सिंह को हटाने की पूरी मुहिम चली थी। और हम्म। एक और चीज ध्यान रखिए, जो ये अंडर करंट होते हैं ना, वो भी एक अपने में काम करते हैं। जो हमारे अब चूंकि वो वैसा पद है, उसके लिए कहना चाहिए, जब गुजरात में हमारी आनंदीबेन जी को हटाने में किसकी मुख्य भूमिका थी? भाई अमित शाह साहब की थी। जी। आपको एक चीज पता है, अमित शाह साहब और आनंदीबेन पटेल स्टेज शेयर नहीं करते हैं पिछले 5 साल में। जी। जब से वो यहाँ, दे विल नॉट शेयर ए स्टेज, हम्म। नेवर। एक स्टेज पे दोनों लोग नहीं जी। आएंगे। तो गुजरात और में भी ऐसा ही होता था नहीं, कमोबेश। नहीं, हम तो कह रहे हैं अब भी नहीं आएंगे। और एक चीज और ध्यान रखिए, जी। जी। वो जो एक एक वो, अब ये चीजें आपकी सांकेतिक हैं, इसका देखिए कोई प्रूफ नहीं होता है। स्वतंत्र देव सिंह, योगी जी और आनंदीबेन पटेल, ये तीनों का एक ग्रुप था। चलो अब तुम उधर करोगे, हम इधर करेंगे, तुम करोगे क्या? जी। आनंदीबेन पटेल वाज ऑलवेज ऑन द योगी जी साइड, आज भी है। तो अमित शाह जी। साहब की जो अपनी मैन्योरेबिलिटी है ना, देखिए एक चीज फिर बताएं, अमित शाह ने अगर अपने घर में खुद जूता पहना रहा और ये अगर जूता बाहर उतार के गए हैं योगी जी, तो केवल योगी जी को ही बुरा नहीं लगता है। जी। देखिए, मैं पॉलिटिकली मैं उस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हूं, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, बीजेपी की आइडियोलॉजी, आरएसएस की जी। आइडियोलॉजी का विरुद्ध हूं। जितना मेरे में दम रहेगा उसका विरोध करूंगा। लेकिन मैं गोरखनाथ मंदिर को मानता हूं, और गोरखनाथ मंदिर का अगर कोई वहां जा रहा है और जी। उसको तुम खुद जूता पहने हुए और उसका जूता बाहर उतरवा रहे हो, तो ये बात भूलने वाली नहीं होती जी। है। जब जिस समय आएगा उस समय देखिएगा, ये वो आज की इसमें एक तारीख में चीज और जोड़ दूं आनंद जी आपकी बात में, जो बात अभी आप कह रहे थे कि मतलब जी। अमित शाह के विरोधियों की एक लंबी लिस्ट बताई जा सकती है जो भारतीय जनता पार्टी में ताकतवर है, लेकिन आप क्या ऐसा बता सकते हैं कि अमित शाह की ये विरोधी क्यों, अमित शाह ने उनको मोदी जी से कहकर हटवा क्यों नहीं लिया? मोदी की टीम अलग है, अमित शाह सिर्फ उसकी टीम के लिए काम करते हैं, बस इतना समझिए। नहीं, इसी सवाल में एक चीज जुड़ा हुआ है आनंद वर्धन जी, इसी सवाल में जुड़ा हुआ है कि जेपी नड्डा जब नरेंद्र मोदी के इतने क्लोज हैं, तो अमित शाह के साथ उनके कोऑर्डिनेशन या तो उसको एक्सेलेंट दिखाया जाता है या वाकई एक्सेलेंट है। इन दोनों के बीच क्या है, इक्वेशन कहाँ जाके नहीं, बैठता है? मैं प्रश्न नहीं समझ पाया ठीक से। नहीं, मैं प्रश्न मैं ठीक ये से कह रहा समझ हूं नहीं कि पाया। योगी आदित्य
जेपी नड्डा के बारे में जो बात आप कह रहे हैं कि जेपी नड्डा के समीकरण काफी अच्छे हैं नरेंद्र मोदी से, तो फिर योगी आदि इनके सॉरी अमित शाह के साथ जो जेपी नड्डा के जो इक्वेशन है उसको कई लोग कहते हैं कि एक्सेलेंट दिखाने की कोशिश होती है, जबकि कई लोग कहते हैं कि नहीं वाकई एक्सेलेंट इक्वेशन है दोनों के बीच, नहीं काफी जरूर अच्छे होगी, इक्वेशन है। नहीं नहीं, कोई कारण नहीं है कि ये कहना कि वो अच्छी नहीं है, अच्छी बिल्कुल होगी भाई। देखिए, अब आपने जेपी नड्डा का कोई एस्पिरेशन आज तक देखा? एक भी एस्पिरेशन देखा कि मैं भाई ये देवेंद्र फडणवीस का एस्पिरेशन था, वो लगातार काम करते रहे कि सरकार गिराओ, सरकार गिराओ, सरकार गिराओ। वो मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर जगह किसी का एस्पिरेशन है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। आप ऐसे आनंद जी आप बोलने में मजबूर कर देते हैं, डिबेट में बीच में टोका नहीं जाता। इतना उन्होंने कहा सरकार गिराओ कि सरकार तो गिराएंगे लेकिन तुम्हें नहीं बनाएंगे। नहीं, ये सवाल इसलिए मौजूद हो जाता है आनंद वर्धन जी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की बात आप कर रहे हैं। पूरे देश को पता है कि जब 93 मिनिस्टर यूपी में बनाए गए थे, उसके पीछे चाहे लोकतांत्रिक कांग्रेस के रूप में कांग्रेस तोड़ना हो या जनतांत्रिक बसपा के रूप में बसपा को तोड़ना हो, राजनाथ सिंह की भूमिका बहुत बड़ी थी कल्याण सिंह की उस सरकार को बचाने में। लेकिन कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के व्यक्तिगत इक्वेशन कैसे हो गए थे और कैसे थे उस दौर में भी, ये भी पब्लिक डोमेन में है चीजें, लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा यूपी में ऑपरेशन हुआ, कल्याण सिंह को पार्टी सरकार के साथ साथ पार्टी तक छोड़नी पड़ी। तो इस लिहाज से जब जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच में अगर वाकई कुछ चीजें ऐसी है, नरेंद्र मोदी अमित शाह के बीच में जो इक्वेशन है वो तो अपनी जगह है, और आने वाले समय में जो सियासत होनी है 24 के बाद या 24 के लोकसभा चुनाव तक आते आते, या स्टेट में लीडरशिप की क्राइसिस या उसका फैसला होना है, उसमें जेपी नड्डा, क्या आपको लगता है कि अध्यक्ष रह चुका व्यक्ति जिसके पास एक बार पावर मिल जाए, सत्ता को सूंघ ले, जीतन राम मांझी भी अपने पावर की एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए थे, जेपी नड्डा कितने दिनों तक इस भूमिका में लोगों को दिखाई देंगे, ये बड़ा सवाल है। नहीं, उनका नहीं है। देखिए, ये मैं उनका कोई अमित शाह से दिक्कत नहीं है, ये हम लोग जबरदस्ती इस एक काल्पनिक का बात कर रहे हैं। ही इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। हम दिक्कत की बात नहीं कर रहे हैं, दिक्कत की बात ही नहीं कर रहे, हम व्यक्तिगत सत्ता को। नहीं, सुनिए, दो चीजें समझिए। वो उनके साथ सिंक में है, बिल्कुल 100% सिंक में है, लेकिन साथ में जो मुझे समझ में आता है कि वो अध्यक्ष हैं, अमित शाह साहब जो कहते होंगे वो 101% वो डिलीवर करते होंगे उनका। आपको एक चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश है, आप एक चीज और देखिएगा कि उत्तर प्रदेश है, आपने कभी सुना कि योगी जी के ये आदमी है, योगी जी ने इनको टिकट दिलवाया? मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक, ही इज प्लेइंग द राइट गेम। भाई सब मंत्री हो तो मेरे ही मंत्री हो ना, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरा कोई तुम जिसको बना लो, मुख्यमंत्री तो मैं हूं, मंत्री तो मेरे हो, जिसको टिकट दे दो, जो विधायक है तुम लोग विधायक अपना लड़ो। लेकिन मेरा कहना यह है, ये नजरिए की बात होती है। इसी में अभी तक लोग होते लड़ मरे होते कि 4 मेरा टिकट, 2 उनका टिकट, वो इनका टिकट, केशव प्रसाद मौर्य ये किसका किसका नहीं था कि इनके टिकट करो, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं उधर कर दूं। इनका कोई वो नहीं, मेरा कोई नहीं, जिसको दे दो, रहेगा तो मेरा विधायक, रहेगा तो मेरा मंत्री। तो ये जो जो आप इनकी बात कर रहे हैं बार बार, नड्डा जी का ये वाला नजरिया नहीं है, उनका अपना कोई है ही नहीं। जिसको आप कहिए वो सही। जब मेरा कोई चॉइस ही नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, उनका तो क्या वो मनमोहन सिंह है क्या? बीजेपी में मनमोहन सिंह है वो? नहीं, मनमोहन, देखिए ये थोड़ा मैं आई टेक सीरियस ऑब्जेक्शन टू इट। मनमोहन सिंह से नड्डा जी को कंपेयर करना थोड़ा मनमोहन सिंह के साथ जाती है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट। मैं भी मानता हूँ इस चीज को। नहीं तो मैं परसेप्शन मनमोहन सिंह को लेके बनाया जाता है, उस परसेप्शन के दायरे में मैं एक सेकंड, मनमोहन सिंह कभी पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे, मनमोहन सिंह कभी पार्टी नहीं रन करते थे, और मनमोहन सिंह जहां तक एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनके जितने लोग उस समय रहे थे वो उनकी इज्जत करते थे जी। तो मनमोहन सिंह कई बार सोनिया गांधी की भी नहीं चलने देते थे, कई बार वो फर्स्ट फैमिली की नहीं चलने देते थे। टीए के नायर साहब से एक बार मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कई सारी चीजें शेयर भी की थी। मैं ये कह रहा हूं कि ये उनका रोल पार्टी चलाना नहीं था, और उनका जो रोल था उसको मुझे ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह ने उस रोल को बखूबी निभाया था। ये मेरा है। अब उसमें वो कितना कर पाए, वो द कांग्रेस पार्टी फेल्ड इन प्रोवाइडिंग दैट शील्ड टू मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के ऊपर जब ये फिक्टिशियस काम ये राय साहब कर रहे थे, जो कैग थे, उस समय पार्टी का फेलियर था जो उनको नहीं हैंडल कर पाए। ये पार्टी का फेलियर होगा ही।
तो श्री मेरा प्रकाश कहना है जायसवाल क्या बोल रहे थे कि राहुल गांधी 12 बजे रात में प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये उन्हीं का स्टेटमेंट था, उनके मंत्री का। तो हाँ, मनमोहन तो सिंह को तो इसमें बदनाम करने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। वही मैं कह वो रहा हूँ, बात तो नहीं है। इसमें नड्डा साहब, जी, नड्डा साहब पे हम आते हैं। एक आखिरी संक्षेप में आपसे जानना चाहते हैं आनंद वर्धन जी कि जी, क्या वाकई जेपी नड्डा के सहारे जी, नरेंद्र मोदी की नैया का अब पार होती दिख रही है? एमसीडी निकल गया, हिमाचल निकल गया, अलग अलग राज्यों के बाई इलेक्शन आप देखें, छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर पे पार्टी पहुंच गई। तो अब उनको डिलीवरी देने वाला आदमी चाहिए नरेंद्र मोदी को, या नड्डा जी से काम चल जाएगा? ये अप्रोच अभी भी होनी चाहिए बीजेपी में, ना आपको लगता क्या ना है? ना मोदी जी और अमित शाह साहब किसी को डिलीवरी देने वाला नहीं चाहिए, उनका व्यक्ति चाहिए, जैसे वो पार्टी चला रहे हैं वैसे चलाएं, चाहे वो नड्डा जी हो, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, चाहे वो ए बी सी कोई भी हो, उनको कोई डिलीवरी वाला नहीं चाहिए कि तुम आ गए हो तो तुम ऐसे चलाओ, तुम्हें देखेंगे, नहीं तुम्हें नहीं, इस पे आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, डिलीवरी वाला चाहिए, जो वो डिलीवर करवाए उसको सही डिलीवर कर दे। वही वही मैं वो कह रहा हूँ कि जो उनको जैसे कहना है उस पे करे, उसमें बस। नो क्वेश्चन आस्क, नथिंग वो अपने एक बार भी ऐसे भी ना करेंगे भाई ये क्या है, ये भी ना करिए, बस आप जी ऊपर सर। का पढ़िए ही मत भाई, ऊपर क्या लिखा है ये मत पढ़िए, नीचे दस्तखत करिए। जी।